Okay, so welcome back to another video of CCNA 50 days certification journey series, right? तो अभी तक हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ये जर्नी। और एक मिनट पेन ओपन कर लेता हूँ मैं। यस, सो द क्वेश्चन नंबर 201, the right to use a domain name is delegated by domain name registers which are accredited by। ठीक है, तो जो DNS नेम्स हैं आपके, DNS सर्वर तो जो आपको मिलते हैं आपको, राइट, तो यहाँ पे लिखा है इसने डोमेन नेम को जो राइट आपका डेलीगेट करने का, सी यहाँ पे ये कीवर्ड है डेलीगेशन का, तो ये किसके पास रहता है, कौन एक्रेडिट करता है, तो दैट इज़ योर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो जो एक नाम है ICANN, अगर आपने सुना हो, जब हम बात करते हैं ना ICANN, राइट, तो ये आईना जैसे है ना, इंटरनेट असाइनिंग नंबर अथॉरिटी, ऐसे ही ये ICANN है जो आपके DNS वगैरह को रेगुलेट करता है, एक्रेडिट करता है। तो ये दो नाम आपको ज़रूर याद रखने, नंबर नाम जहाँ पे भी हमें असाइन होते हैं, सो आईना एंड ICANN। ठीक है, तो SSH कैन बी यूज्ड इन ओनली, तो सिर्फ विंडोज़ में यूज़ हो सकता है, यूनिक्स लिनक्स में, तो SSH आपका कोई मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सब में चलता है, राइट। सो C शुड बी द राइट आंसर। DHCP कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? अच्छा, लेकिन इसने पूरा नहीं पूछा, सिर्फ स्पेसिफिक पूछा है कि सेंड करेगा डेटा को सर्वर के पास। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा हमेशा, जैसे लास्ट हमने वीडियो में FTP के ऊपर भी बात की थी कि किस पोर्ट पे वो लिसन करता है 21, ऐसे ही देखिए रहता है ऐसे। तो 67 और 68 दो पोर्ट नंबर है, एक यूज़ करता है आपका सर्वर और एक यूज़ करता है आपका क्लाइंट। तो सर्वर को डेटा भेजना है आपके क्लाइंट को, तो कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करेगा? 67। ठीक है, तो 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट, ये कुछ ऐसा रहता है। आप गूगल भी करेंगे, आपके सामने और भी डिटेल आएंगी DHCP की। कई सारे क्वेश्चन आते हैं DHCP के एग्जाम के रिगार्डिंग, और जिनमें से ये पोर्ट नंबर का इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है कि विच वन इज़ फॉर क्लाइंट एंड विच वन इज, और एक बार मैं फिर बोलूँगा कि इसको गूगल कर लेना, मुझे खुद नहीं ध्यान रहते हैं। जैसे एक मुझे ये नहीं याद रहता ज़्यादातर, और एक मुझे नहीं याद रहता है कि OSPF और EIGRP, एक आई थिंक प्रोटोकॉल नंबर 89 पे चलता है और एक 88 पे। अब वो कौन सा किसका है वो देख लेना, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम का और ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों का, राइट। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि क्या पूछा जा सकता है। सॉरी, DHCP सर्वर प्रोवाइड करवाता है डायनामिक एलोकेशन, स्टैटिक, ऑटोमेटिक। तो यस, जब भी आप DHCP को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो IP असाइन करवाने के, एलोकेट करवाने के दो तीन मेथड है आपके DHCP सर्वर के पास। तो जनरली आप कौन सा यूज़ करते हैं? डायनामिक, बट आप स्टैटिक भी यूज़ करवा सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप कि आपने एक्सक्लूड करवा दी एड्रेस और वो फिर खुद से यूज़ करेंगे आप मैनुअली। एक आता है ऑटोमेटिकली। ये दोनों लीज का जो पीरियड है ना, उसके रिगार्डिंग इन दोनों में फ़र्क आता है, डायनामिक में और ऑटोमेटिक में, कि लीज जो रिन्यूअल होता है इन दोनों में फ़र्क है प्रोसेस का। एनीवे, DHCP क्लाइंट जो आपका और सर्वर है ऑन सेम सबनेट कम्युनिकेट वाया। ठीक है, तो अगर सेम सबनेट पे होंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आपसे DHCP रिले के रिगार्डिंग। अगर वो सेम सबनेट पे नहीं होते थे तो आपका जो राउटर जिस पे DHCP रिले कॉन्फ़िगर्ड है, वो कमांड कॉन्फ़िगर्ड है, उससे आगे जाता था यूनिकास्ट मैसेज, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन अगर सेम सबनेट में, इसी नेटवर्क में क्लाइंट को किसी सर्वर से चाहिए है एड्रेस आपका DHCP के थ्रू, इसी स्विच पे आपका क्लाइंट है, यहीं पे आपका सर्वर है, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका डिस्कवर मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, चाहे वो आपका सेम सबनेट हो चाहे डिफरेंट। हाँ, वो अलग बात है, डिफरेंट सबनेट पे जाने के लिए राउटर उसको यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ DHCP रिले कॉन्सेप्ट। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू बी रिटन इन द वेब ब्राउजर टू इनिशिएट अ टेलनेट कनेक्शन? तो टेलनेट को इनिशिएट करने के आपसे वो पूछ रहा है सिंटैक्स की कैसे करते हैं। जैसे FTP में क्या करते हैं आप, FTP और फिर उसके बाद सर्वर की IP एड्रेस लिखते हैं। ऐसे ही आपको अगर टेलनेट लेना है और ब्राउज़र में, तो आप टेलनेट कीवर्ड लिख के और वो एड्रेस लिख सकते हैं, अभी नहीं ओपन करेंगे हम, जो उस वेबसाइट का एड्रेस है, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, टेलनेट या SSH के जरिए आपको कोई रिमोट लेना है अगर, राइट।
ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? टेलनेट इज अ जनरल पर्पज क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, तो ये तो सही है। एक क्लाइंट रहता है, कोई भी यूजर जो एक्सेस लेना चाह रहा है, और जिस डिवाइस का एक्सेस लेना चाह रहा है वो सर्वर होगा आपका। टेलनेट लेट्स यूजर एक्सेस एन एप्लीकेशन ऑन अ रिमोट, सो यस, आप कोई भी एप्लीकेशन रिमोट की यूज कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर, नहीं, उसके लिए तो FTP एंड TFTP आता है और रिमोट लॉगिन के लिए, सो यस, ये आपका सही नहीं है। उसके बाद ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंट एज, तो अगर हम बात कर रहे हैं टेलनेट की, तो आपको पता होगा ना किस लेयर की बात कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन लेयर की, राइट। तो यस, ये जो टेलनेट के ऑपरेशंस चलते हैं 8 बिट के डेटा फॉर्मेट में चलते हैं, तो ये पढ़िए इसके बारे में। इन TCP सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इज डन एज, TCP की बात हो रही है तो स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल पे काम करती है, तो दैट इज स्ट्रीम ऑफ बाइट्स चलती हैं आपकी, कंटिन्यूअस आपको सीक्वेंस नंबर्स मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रीम चलती है, राइट, सीक्वेंसिंग में। ओके, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बाइट्स चलेंगी, आपके कैरेक्टर्स नहीं चलेंगे, तो ये कंफ्यूजन अभी तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है, पर क्योंकि TCP क्या यूज करता है, सीक्वेंस नंबर यूज करता है ना, तो आपको लगेगा कि ये वाला आंसर होना चाहिए, पर एक्चुअली ये नहीं, ये होगा, क्योंकि स्ट्रीम प्रोटोकॉल बेस्ड है आपकी TCP। SCCP आई थिंक वो लेगेसी प्रोटोकॉल का नाम था। TCP प्रोसेस may not write and read data at the same speed, so we need yes, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम विंडो साइज, विंडोइंग भी इसी बेस पे डिस्कस करते हैं कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, मान लो ये अगर 100 पैकेट्स पर सेकंड भेज रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर इतना डेटा रिसीव करके पर सेकंड प्रोसेस कर पाए, तो हो सकता है कि वो स्लो हो, तो वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा टेम्पररी मेमोरी के अंदर, जिसको बोलते हैं बफर मेमोरी, तो यस, it should be buffers. TCP groups a number of bytes together into a packet, TCP की बात कर रहा है, तो that should be segment. What is the name of PDU at TCP और transport layer? That should be segment. यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसने, पैकेट आपको लगेगा कि नेटवर्क लेयर, नेटवर्क वाला, तो अगेन पैकेट, नो, he is asking about the transport layer PDU. इन सेगमेंट हेडर सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड्स रेफर टू, तब ये थोड़ा सा बस एक क्रैमिंग पार्ट मान लीजिए, इन केस मैंने डाला है, अगर किसी एडवांस एग्जाम में, इंटरव्यू में तो खैर इनका कोई लेना देना नहीं है, अगर कहीं पे मिले तो ये बाइट नंबर शुड बी द राइट आंसर। अब ये बहुत मुझे डेप्थ में प्रोटोकॉल पढ़ानी पड़ेगी इसके लिए आपको, TCP ना, अब वो मैं चाहता नहीं हूँ, जस्ट एक बार ध्यान रख लेना कि इसका आंसर बाइट नंबर रहेगा। बाइट्स ऑफ, और ये कोई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस की, ये आई थिंक गेट के क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि आई शुड इंक्लूड दिस, तो ये मैंने डाल दिया, अदरवाइज कोई नेटवर्किंग में इनकी इतनी सेंस नहीं बनती है। बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड इन ईच कनेक्शंस आर नंबर्ड बाय TCP, यस, तो उसी को तो सीक्वेंस नंबर बोलते हैं हम, तो ये क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, तो दैट शुड बी अंडर सीक्वेंसिंग। The value of acknowledgement field in a segment defines, तो जब हम विंडो साइज की कंट्रोल फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि हम 1 बाय 1, एक सेगमेंट भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट, दूसरा सेगमेंट भेजा उसकी एक्नॉलेजमेंट, ऐसा नहीं करते, आप मल्टीपल सेगमेंट्स एक साथ रिसीव करते हो, फिर एक साथ उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, कि आपको रिसीव हुआ तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, रिसीव नहीं हुआ तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो इसमें क्या रहता है, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट एक सेगमेंट में क्या डिफाइन करती है, तो ये देखिए, सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट टू बी रिसीव्ड, मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 ये उधर भेज दिया, तो ये रिसीव करने के लिए क्या बोलेगा इधर, 6th का भी, अगर पॉजिटिव है सब कुछ, ये रिसीव हो गया, तो ये 5th इनका कोई लेना देना नहीं है, कहेगा कि छठा जो डेटा है नेक्स्ट वो आने दो, इसका मतलब ये आपका जो डेटा रिसीव हो चुका है प्रॉपरली। तो ये इस तरह से काम चलता है TCP में, 3-वे हैंडशेकिंग के बाद जब आप डेटा एक्चुअली ट्रांसफर करते हो। ओके, द रिसीवर ऑफ द डेटा कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर टू बी सेंट बाय द सेंडर इज रेफर्ड टू एज, तो ये तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है, कि फ्लो जो कंट्रोल है, जो आपका डेटा फ्लो हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट एंड सर्वर कैपेबिलिटी कि कितना डेटा एट ए टाइम आपको सेंड या रिसीव करना है, तो उसको क्या बोलते हो आप, फ्लो कंट्रोल। तो और ये सेंडर और रिसीवर है ना, जो ये नेगोशिएट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, TCP में ये डायनामिक है, राइट।
तो एक बार लगेगा कि 1000 पैकेट्स मैं रिसीव कर रहा हूँ, पर ओवर द टाइम लगता है कि हाँ ये जो रिसीवर था इसका बफर कहीं और यूज़ हो रहा है किसी काम में, तो ये कहेगा कि बॉस अभी मेरे को 500 पैकेट्स ही रिसीव कर पा रहा हूँ, तो ये कम कर देगा इस विंडो के साइज़ को। एक्नॉलेजमेंट सब थाउजेंड्स के लिए नहीं जाएगी एक साथ, 500 के लिए जाएगी। तो यस, ये डायनामिक प्रोसेस है, आप जो TCP में यूज़ कर सकते हैं। साइजेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इन TCP हेडर्स आर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जब इसने बात की पोर्ट नंबर की, तो चाहे वो सोर्स का हो या डेस्टिनेशन का हो, पोर्ट नंबर हमेशा कितने बिट का रहता है? 16 बिट्स, राइट। तो दैट शुड बी दिस वन। तो ये कुछ ऐसा ही है कि भाई सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP का क्या साइज रहेगा, तो दोनों में क्या रहेगा? 32। और सेम फॉर द मैक एड्रेस ऑल्सो। What allows TCP to detect lost segment in turn recover from that loss? तो TCP में कैसे पता चलता है? अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि भाई डेटा लॉस हुआ है या फिर कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो चुका है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है 1 2 3 4 5, ये आपने रिसीव किया और आपने भेज दिया 6 कि नेक्स्ट मुझे इससे डाटा भेजना स्टार्ट करो, इसका मतलब कि आप रिसीव कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने भेजा 1, तो आप बोलेंगे कि ये जो आपका पैक था, ये जो आपका पूरा एक क्या बोलते हैं इसको क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा एक तरह से कह लीजिए, तो ये मुझे दोबारा भेजिए, राइट। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह से एक्नॉलेजमेंट चलती है, उस नंबर के बेस पे डिसाइड करता है कि डेटा रिसीव हुआ है कि लॉस हो चुका है। बियॉन्ड IP UDP प्रोवाइड्स एडिशनल सर्विसेज एज, ओके, IP के जो काम करती है तो उसके ऊपर या उससे ज़्यादा UDP कौन सी एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है? राउटिंग सर्विसेज, तो ये तो IP का काम है। पैकेट सेंड रिसीव करना, ये भी IP का काम है। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये रहेगा आपका TCP में, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, राइट। तो ये क्या करेगा आपका जो UDP है, डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड एरर चेकिंग। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि ये एरर चेकिंग तो करता है चेकसम के थ्रू, UDP भी, राइट, बट वो उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं कर सकता। एरर चेकिंग तो होती है UDP में, ये याद रखिएगा, लेकिन एरर करेक्शन सिर्फ किस में होता है? आपका TCP में, राइट। तो ये मैंने लिखा है, एक बार पढ़ लेना इसको नीचे। देन उसके बाद व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ UDP? UDP की सबसे मेन एडवांटेज, चाहे वो UDP की पूछे, मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले भी, और चाहे वो TFTP की पूछे, इनकी एडवांटेज, या फिर आपसे पूछ ले TCP की और FTP की एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज, तो एक है कि ये स्लो है और ये क्या है? फास्ट। रीज़न क्या है? इसको ओवरहेड, जो हेडर साइज लगता है वो बहुत ज़्यादा है। हर एक डेटा भेजने के लिए इसको साथ में बहुत हेडर ऐड करने पड़ते हैं कुछ बाइट्स के, पर UDP में ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा ओवरहेड है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए कम टाइम लगता है, इसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो दैट शुड बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट कहता है पोर्ट नंबर इज एपिफर्मल पोर्ट नंबर इफ द सोर्स होस्ट इज, ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, तो जस्ट एक मुझे आपको अवगत करवाना था कि ऐसा कुछ पोर्ट नंबर भी होता है, इसलिए मैंने ये डाला है। आप लिखेंगे तो समझ जाएंगे। पोर्ट नंबर जो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, और ये 5000 नहीं होगा, आई थिंक, यस 5000, राइट। तो विंडोज़ में, तो मैंने भी ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा नहीं था, बट इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मुझे लगा कि डाल दूँ एक बार, आप देख ले कि यस ऐसी भी कोई चिड़िया उड़ती फिरती आती है नेटवर्क में, राइट। तो फील्ड इज यूज टू डिटेक्ट एरर्स ओवर द एंटायर यूजर डेटाग्राम। जब डेटाग्राम की बात कर रहा है वो, तो बात किसकी होती है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो एरर मैंने बोला था इसमें चेकिंग तो होगी, डिटेक्शन तो होगा, पर करेक्शन नहीं होगा। तो डिटेक्शन किसके थ्रू रहता है? आपका चेकसम के थ्रू। चेकसम आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, आई थिंक मैं QoS की बात करेंगे तब, और दूसरा फॉरवर्डिंग की बात करेंगे जब CCNP वाले चैप्टर्स में, तो तब। और आई थिंक जहां तक मुझे याद है, मैंने CCNP की कुछ वीडियोस डाली हुई, आप एक बार देखेंगे ना, उसमें IP फॉरवर्डिंग, तो यस उसमें डाला हुआ है मैंने। IP फॉरवर्डिंग में 2-3 वीडियोस है, उसमें देखिएगा चेकसम मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया होगा वहाँ पे कि क्या काम है। राउटर जब रिसीव करता है किसी पैकेट को, तो उसमें सबसे एक प्रोसेसिंग से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को राउटिंग टेबल में चेक करने से पहले भी वो चेकसम चेक करता है कि भाई IP पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अगर चेकसम में गड़बड़ है तो वो उसको आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं, ढूंढेगा ही नहीं कि उसकी डेस्टिनेशन है भी कि नहीं राउटर के पास।
तो वो सीधा ड्रॉप कर देगा। तो राउटिंग तो तब काम आएगी जब चेकसम में ओके रिपोर्ट है, मीन्स आपका जो पैकेट आ रहा है, जो डेटाग्राम है लेयर 4, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, उसमें कोई एरर नहीं है, राइट। तो लेयर 3 लेयर 2 दोनों जगह ही आप एरर चेक करते हैं। एनीवे आप वीडियो देखिएगा जरूर अगर आपको इसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ओके, रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स मस्ट नॉट बी डन व्हेन, तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको टेक्निकल नहीं भी इसमें दिमाग लगाना, तो रीट्रांसमिशन हम तभी करते हैं डेटा का जब आपके पैकेट में कोई लॉस हो, कोई गड़बड़ हो, कोई दिक्कत हो। पर जब आपका पैकेट एरर फ्री ही है तो आप रीट्रांसमिशन क्यों करेंगे? सिंपल। डिस्कार्डिंग पॉलिसी इज मेनली डन बाय राउटर्स, एब्सोल्युटली। डिस्कार्डिंग पॉलिसी हमने वो अगेन वो जो मैंने वीडियो भी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी उसमें ये बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कब वो डिस्कार्डिंग पॉलिसी यूज करता है राउटर। ओके, इन प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी टू प्रोसेसेस कम्युनिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो क्लाइंट सर्वर, यस। पढ़िएगा जरा इसको। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखी है मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ताकि हमारा टाइम बचे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहे। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट असाइन आईना विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्ट नंबर रेंजेस, तो यस, जब हम बात करते हैं पोर्ट नंबर्स की, 16 बिट 2⁻16, 65536 टोटल, 0 to 65535, इनमें से 0 to 1023 आपके रहते हैं वेल नोन, फिर 1024 to 6 कितना रहेगा आपका, शायद ये नंबर होगा, ये आपकी रेंज है जो आपके प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट आ जाते हैं आपके 49152 टू लास्ट रेंज तक 535 तक। तो ये 2-3 रेंजेस है, तो इसको वेल नोन बोलते हैं, ये आपके रजिस्टर्ड बोलते हैं। फिर ये वाले जो हैं, फिर ये आपके डायनामिक हैं जो प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। स्टैटिक पोर्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। तो इनमें से ये क्या है आपका, इसके वैसे रॉन्ग है ये, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। ओके, there is a high probability in connectionless services like UDP, okay, that the packet gets delayed or lost, क्योंकि कनेक्शन नहीं है आपके 2 एंड नोड्स के बीच में, राइट, मेक सेंस। नो कनेक्शन मीन्स देर इज नो यूनिक पाथवे फॉर पैकेट्स टू ट्रैवल, ओके, ये भी ठीक है आपका। तो ये रैंडमली चलते हैं नेटवर्क में पैकेट्स आपके अंडर UDP। करेक्ट ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, अच्छा अब ये बात हमसे एक्सप्लेन किया इसने, कनेक्शन लेस का पूछ रहा है हमसे, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज का। ओके, तो जो डेटा ट्रांसफर, अच्छा इनमें से पहले क्या होगा फिर बाद में क्या आएगा, ये ऑर्डर इनको बताना है, करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा आपका। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगी या सीधा ही डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात किसकी कर रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड की। तो आपको पता है TCP 3-वे हैंडशेक होगा पहले, तो पहले कनेक्शन बनेगा, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर होगा, और जब सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट्स वगैरह आ चुकी है, कोई एरर नहीं है, तब वो जो सेशन है वो ब्रेक डाउन होगा, टीयर अपार्ट होगा, तो देन कनेक्शन विल बी रिलीज्ड। सो 3, 1 and 2 दिस शुड बी द राइट आंसर। ओके, इन ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग इज डन एट, मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो किस साइड पे होती है, बहुत बढ़िया सवाल है। मक्स होगा आपका मल्टीपल इनपुट्स को मिला के जो सिंगल एनकैप्सुलेट करेगा, सो दैट शुड बी ऑन द रिसीविंग सेंडिंग साइड। मल्टीप्लेक्सिंग होगी कि मान लो एक ही कंप्यूटर है और इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपने क्या किया, एक ब्राउजर में 10 टैब खोल लिए, तो 10 अलग अलग सेशन हुए ना, लेकिन वो सारे के सेशन आप साथ के साथ एक ही पे तो भेज रहे हो, राइट, एक ही PC से भेज रहे हो, और एक IP एड्रेस का यूज करके। IP तो आपकी सिंगल है ना सिस्टम की, मान लीजिए 10.10 है, तो इसी IP पे आप इतने सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हो, तो दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। और इनको जो अलग अलग डिफाइन करेगा दैट इज डीमल्टीप्लेक्सिंग, वो होगा आपका रिसीविंग साइड पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। तो यस, ये आ ही गया इसमें, देखिए प्रोसेस ऑफ एरर चेकिंग, ड्रॉपिंग ऑफ द हेडर, डिलीवरिंग टू अप्रोप्रिएट प्रोसेस। इधर से आपने gmail.com के लिए रिक्वेस्ट की, उधर Gmail के सर्वर को मिलेगा, इधर facebook.com के लिए रिक्वेस्ट की, उधर Facebook के सर्वर को मिलेगा। तो इधर का काम मल्टीप्लेक्सिंग, उधर 1 by 1 हेडर को हटा के और प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजने वाला काम वो क्या है आपका, डीमल्टीप्लेक्स, राइट। ओके, तो OSI मॉडल के क्वेश्चन हमारे डन, दैट इज ए फैंटास्टिक जर्नी सो फार। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे IPv4 एड्रेसिंग की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।